उन्होंने भी कन्हैया के नाम पर कहीं न कहीं राग छेड़ने की कोशिश की थी। तो अब चुनावी मौसम है, अब कन्हैया भी याद आएगा, अब हिंदुत्व भी याद आएगा और अब आदिवासियों के बीच जाने की हर एक भरपूर कोशिश की जाएगी। आपके क्या मुद्दे हैं? आप अगर माहौली में उम्मीदवार बनते हैं तो आप इस सभा के साथ में आपके क्या मुद्दे जो हैं, आप जनता आपको क्यों चुने? तो कुल 40,000 लोग जमा हो जाएंगे, 20,000 ये कुर्सियां हैं और आप देखिए सेकंड और थर्ड डोम अभी खाली है। जिस तरह से गुलाब सिंह कटारिया इस चीज़ों को लीड करते थे, किस तरह से जो बूथ लेवल पे मैनेजमेंट से लेकर हर एक पदाधिकारी उनकी बात मानता था, अब शायद थोड़ा नेतृत्व विहीन मेवाड़ में जो हुआ है उसका असर आपको यहाँ नजर आएगा। कि ये देखा गया है कि जब सरकार राजस्थान में बनती है तो उसका उदय कहीं न कहीं से मेवाड़ से ही होता है। लेकिन इसमें से एक भी नेता ऐसा नहीं जो पूरे मेवाड़ को साथ सके। जहां ये बात सीपी जोशी के लेवल पर जाकर अभी उस लेवल पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गया या गुलाब चंद कटारिया के विरोध में गया तो छठे सातवें दिन ही उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती थी। सिर्फ और सिर्फ मोहनलाल सुखाड़िया का वो उदाहरण याद कर रहे हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया को भी इंदिरा गांधी ने असम का राज्यपाल बनाया था, लेकिन जब पार्टी टूटी, पार्टी विमुख हुई, पार्टी अलग हुई तो उनको फिर लाना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मेवाड़ में आने के कई मायने हैं, बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे हमने आपको बताए। अभी हमारे साथ में हमारी खुद की बिरादरी, हमारा खुद का परिवार है, मीडिया के तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं और इनमें से हम कुछ से बात करना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि मीडिया का अपना एक अलग नज़रिया होता है, एक आम आदमी से मीडिया का नज़रिया एक अलग होता है और हम उनके अनुभव जानना चाहते हैं। मेरे साथ में एक उदयपुर के युवा पत्रकार और आज तक के, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, पहले भास्कर में थे, सतीश जी शर्मा और मेरे छोटे भाई सतीश जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मेवाड़ में आने के जो राजनीतिक मायने वो किस प्रकार। सबसे पहले तो सतीश भैया, पहली बार आप अपने चैनल में आए हैं द उदयपुर अपडेट्स में, सब स्वागत करता हूं मैं आपका। उदयपुर की सबसे लोकप्रिय पे आने की मुझे लगता है सबसे बड़ी खुशी है मुझे। सबसे लोकप्रिय चैनल पे मैं आया हूँ और आप क्योंकि बड़े सवाल छोटे व्यक्ति से पूछ रहे हैं, लेकिन कोशिश करूंगा ठीक ठाक जवाब दे दूंगा आपको। आदेश कीजिए आप। मेवाड़ में पहला चुनावी शंखनाद है और चुनावी शंखनाद कहा जा रहा है, यहाँ से चुनावी शुरुआत होगी और इसी बीच अमित शाह के यहाँ आने के क्या मायने हैं, किस तरह से ये बाद में इफेक्ट करेगा? देखिए, आपने एक शब्द बोला चुनावी शंखनाद। चुनावी शंखनाद 31 मई को प्रधानमंत्री की अजमेर में एक सभा थी, उसके बाद हो गया था। उसके बाद फिर जोधपुर में सभा हुई है राजनाथ सिंह जी की, कल भरतपुर में हुई, आज अमित शाह की उदयपुर में सभा होनी है, अभी होने वाली है। इसके कई तरह के मायने हैं। देखिए, अलग अलग संभाग है। मारवाड़ को साधने के लिए जो राजपूत वोट बैंक है उसे किस तरह साधा जाए, इसके लिए पार्टी ने राजनाथ सिंह को आगे किया है। किस तरह से जो भरतपुर वाला बेल्ट है और मेवात वाला जो आसपास का इलाका है उसे साधने के लिए जिस तरह से जेपी नड्डा लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब जिस तरह से मेवाड़ की अगर आप बात करें, गुलाब चंद कटारिया को करीब 3 महीने पहले यहाँ से विदा करके असम भेजा गया है। असम जाने के बाद जो मेवाड़ में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है राजनीतिक रूप से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को भरने के लिए बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से उसे भरा जाए। कोशिश करिए कि सीपी जोशी को यहाँ से मिले ताकि लोगों के मन में ये संदेश जाए कि मेवाड़ को बराबर तरजीह बीजेपी दे रही है। तो यही एक बड़ा कारण है कि सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष उन्होंने बनाया। अब उनके बनने के बाद जब जिस तरह से गुलाब जी यहाँ पर गए, तो अब जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर ओवरऑल इस सीट को लीड कौन करे, किसके नाम पर वोट मांगा जाए, क्या रणनीति रहे, आने वाले 4-5 महीनों में पार्टी किस तरह से काम करेगी, तो उसी रणनीति का ये पहला भाग है। यानी अगर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 देखेंगे तो आने वाले 5 से 6 महीनों हम देखेंगे कि किस तरह से माहौल बनता है, क्या मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों को घेरती है। खास बात यह है कि मेवाड़ पर आप देखेंगे लगातार जिस तरह से 16 दौरे अब तक अशोक गहलोत के हो चुके हैं इस साल में, तो उन 16 दौरों के अपने मायने हैं। तो इसी कड़ी में अमित शाह जो एक बेहद राजनीतिक रूप से कुशल रणनीतिकार माने थे, उनको मेवाड़ के लिए लगाया गया ताकि वो गुलाब चंद कटारिया के जाने को वैक्यूम जो है उसको भर सके। और कई तरह के मायने ये हैं कि जिस तरह से उदयपुर में फूट की बात हम आमतौर पर सुनते हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि उदयपुर में 16 गुलाब चंद कटारिया हो गए हैं। उन 16 गुलाब चंद कटारियाओं को कैसे साधा जाए, उन्हें कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बिठाया जाए, वो समझाना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज का जो मेन कार्यक्रम है वो है कि आदिवासी नेताओं से संवाद। 70 से ज़्यादा आदिवासी नेता हैं, उन्हें एक होटल में बुलाया गया है, वहाँ उनसे बातचीत की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि उदयपुर की जो 5 सीटें हैं, जो टीएसपी हैं, यानी वहाँ सिर्फ जनजाति से आने वाला व्यक्ति ही लड़ सकता है, तो उनमें किसको टिकट दिया जाए, उसके क्या मायने हैं और उनमें ऐसे क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर काम किया जा सकता है और आने वाले 3-4 मुद्दों में किन मुद्दों को प्राथमिकता से हम आगे करें, प्रमोट करें, उसी रणनीति पर काम किया जा रहा है। तो 2-3 चीज़ें हैं। इस बयान की अलग महत्ता है, जहां अशोक गहलोत पे अमित शाह पलटवार करने की संभावना यहाँ पर है कि राजस्थान में डी लिस्टिंग का एक बड़ा मुद्दा है। डी लिस्टिंग यानी जो आदिवासी भाई बहन हैं
वो मांग कर रहे हैं कि जो धर्म से विमुख हो रहे हैं, धर्म से अलग हो रहे हैं, उन्हें डीलिस्टिंग के जरिए बीजेपी अपने साथ रखे। तो पिछले दिनों आपने एक बड़ा आंदोलन देखा होगा। उससे पहले अगर आप बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला एजेंडा देखते हैं तो उस एजेंडे के तहत आप देखेंगे कि जिस तरह से उदयपुर में बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं उनकी सभा हुई थी, तो उन्होंने भी कन्हैया के नाम पर कहीं न कहीं राग छेड़ने की कोशिश की थी। तो अब चुनावी मौसम है, अब कन्हैया भी याद आएगा, अब हिंदुत्व भी याद आएगा और अब आदिवासियों के बीच जाने की हर एक भरपूर कोशिश की जाएगी। इसी मंच पर थोड़े दिन पहले अशोक गहलोत की सभा हुई थी, आज आप ये सभा भी देख रहे हैं। किस तरह से ये सभा दोनों के बीच में भारी कौन पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? किस किस सभा में कितना दम है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में थोड़ा। देखिए 30 जून का वक्त है, दोपहर का वक्त है। लगातार 2 दिनों से जो उदयपुर में मौसम हो रहा है वो सबसे बड़ा बीजेपी के लिए डर है कि मौसम के चलते जो उदयपुर की 8 विधानसभा में एक विधानसभा से 5-5 हज़ार लोगों को टारगेट था कि एक विधानसभा से 5 हज़ार लाएंगे तो कुल 40,000 लोग जमा हो जाएंगे, 20,000 ये कुर्सियां हैं और आप देखिए सेकंड और थर्ड डोम अभी खाली है। यानी अमित शाह के आने से करीब 45 मिनट पहले तक एक डोम भरा है, 3 डोम यहाँ बनाए गए, 2 डोम खाली है। तो एक बड़ा कारण मौसम भी है। इसके अलावा इनको लीड करने के लिए अभी तक मुझे लगता है कोई नजर नहीं आया। जिस तरह से हमने पिछली 8-10 साल के पत्रकारिता का इतिहास देखा है, जिस तरह से गुलाब सिंह कटारिया इस चीज़ों को लीड करते थे, किस तरह से जो बूथ लेवल पे मैनेजमेंट से लेकर हर एक पदाधिकारी उनकी बात मानता था, अब शायद थोड़ा नेतृत्व विहीन मेवाड़ में जो हुआ है उसका असर आपको यहाँ नजर आएगा। भले ही सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष हो, वो सांसद हैं यहाँ से और वहाँ बने हो, लेकिन उसका असर शायद उदयपुर में नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो है कहीं न कहीं आदिवासी नेताओं को, आदिवासी जनताओं को साधने की कोशिश करे होगी। इसके साथ ही अब आप सोचें कि जैसे गुलाब चंद जी कटारिया है, उनकी जो गद्दी हैं, उनका जो नेतृत्व है, अगर वो किसी ब्राह्मण को मिल जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण और यहाँ पर जैन ये हैं, अब आप सोचो कि ब्राह्मण और जैन में से किसी को एक को मिले तो किस तरह से आदिवासी को साधने की मशक्कत होगी? देखिए अब तक गुलाब सिंह कटारिया यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, लगातार वो यहाँ पर अपनी सियासत साध रहे थे और उनका इम्पैक्ट राजस्थान की आधी सीटों पर था। मतलब मेवाड़ की 28 सीटों पे तो पूरा प्रभाव था, आसपास की भीलवाड़ा सिरोही तक उनका प्रभाव था, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। लेकिन उनके जाने के बाद अब उदयपुर शहर में सबसे ज़्यादा फूट है। अब हम ये कहें कि किसी जैन में मान लीजिए अगर सबसे बड़े दावेदारों में अगर आप नाम करते हैं तो के गुप्ता एक नाम आता है, पारस सिंह भी एक नाम आता है, रविंद्र शिमाली नाम आता है, प्रमोद सामर एक नाम आता है और इसके अलावा 1-2 नाम और भी हैं। लेकिन इसमें से एक भी नेता ऐसा नहीं जो पूरे मेवाड़ को साथ सके। जहां ये बात सीपी जोशी के लेवल पर जाकर अभी उस लेवल पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा कि सारे नेता मान ले कि हाँ सीपी जी के कहने पे हमें संपूर्ण काम करना, वो स्थिति सहमति यहाँ बनती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं ये तो हम कह सकते हैं कि वो स्थिति यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो उदयपुर शहर में भले ही किसी को भी आप टिकट दे दें, अब ठीक है थोड़ी संख्या में सबसे सर्वाधिक जो संख्या है वो जैन की है, 45,000 के आसपास का जो वोट बैंक कहा जाता है। मेरे पास डेटा औपचारिक नहीं है, लेकिन 45,000 के आसपास जैन का डेटा है या 40-42 हज़ार का ब्राह्मण का डेटा, तो फर्क 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोटर का है। अब उस 2-3 हज़ार वोट में किसको ऊपर रखा जाता है, कौन टिकट लाने में सफल हो पाता है और किसके नाम पे अनौपचारिक रूप से गुलाब जी सहमति देंगे, ये सबसे ज़्यादा चर्चा है। और एक चर्चा और है, मैं आपको इंटरेस्टिंग चर्चा ये बता देता हूँ। आम से लेकर खास तक हर किसी में चर्चा है कि बिना गुलाब जी मेवाड़ बीजेपी साध नहीं सकती। तो लोग सिर्फ और सिर्फ मोहनलाल सुखाड़िया का वो उदाहरण याद कर रहे हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया को भी इंदिरा गांधी ने असम का राज्यपाल बनाया था, लेकिन जब पार्टी टूटी, पार्टी विमुख हुई, पार्टी अलग हुई, तो उनको फिर लाना पड़ा था और फिर लाकर मेवाड़ के जरिए फिर सियासत सदी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो लोग एक बार फिर सोच रहे हैं कि शायद गुलाब जी के बिना तमाम नेताओं से ये बात पहुंचाई जाए कि गुलाब जी के बिना यहाँ कुछ नहीं है। शायद गुलाब जी भी इस बात को महसूस करें और पार्टी तक वो बात पहुंचे, गुलाब जी यहाँ फिर आए, उदयपुर से चुनाव लड़े। ये चर्चा कार्यकर्ताओं की है। हम अगर वो वापस आते हैं तो क्या वापस से उनके आने के साथ तमाम जो नए दावेदार हैं, चाहे के गुप्ता हो, उप महापौर पारस सिंह भी हो, जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली हो या अन्य नेता हो, ये 3 बड़े दावेदार अगर आप मान रहे हैं तो ये सब साइलेंट हो जाएंगे। और मुझे लगता है अगर ऐसी सूरत भी बनी कि गुलाब चंद कटारिया खुद चुनाव ना लड़े, लेकिन उनकी सहमति से वो इस्तीफा देकर यहाँ आते हैं और वो अपने यस मैन को लाएंगे, तो यस मैन में उनके 2-3 लोग हैं, उनमें से किसी एक को खड़ा करें, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा पब्लिक की चर्चा है। सतीश भाई, राजनीति के अभी धुरंधर होते जा रहे हैं। देखिए इस सभा में बहुत सारे दावेदार भी नजर आ रहे हैं। अभी ऐसे ही हमें जो दावेदारी करने वाले कुंतल जी जोशी हैं, वो सीपी जोशी के बहत उनके परिवार से, ये परिवार से हैं या उनके परिवार जी।
कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं आप? मैं मावली विधानसभा से कर मावली दावे। कितने दिन की तैयारी हो गई आपकी? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। कितने आपकी तरफ से कितने कार्यकर्ता इस सभा में लेके आएंगे? मैंने एक बस पूरी की थी, तो बस तो अभी नहीं लाया, लेकिन सारे कार्यकर्ता हैं। इस सभा को लेकर आपका क्या, किस तरह से लोगों में मैसेज जाएगा? ये सभा कितनी मायने रखती है आपके हिसाब से? काफ़ी मायने रखती है, और अभी जो ये चुनावी जो आ रहा है उसमें काफ़ी मायने रखती है। क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या असर पड़ेगा मेवाड़ में? काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। कार्यकर्ता किससे इस सभा के होने के बाद में कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा? काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा। आपके क्या मुद्दे हैं? आप अगर मावली में उम्मीदवार बनते हैं तो आप इस सभा के साथ में आपके क्या मुद्दे जो हैं, आप जनता आपको क्यों चुने? क्योंकि जो बेसिक जो है वहाँ पे जो सुविधा है, पानी, सड़क, स्कूल, इससे काफ़ी पीड़ित है। मतलब ग्राउंड लेवल तक कभी कोई सुविधा मिली ही नहीं है वहाँ पर। मैं वही मुद्दा उठाना चाहता हूँ। वहाँ पे भी गुटबाजी हावी है, तो उस गुटबाजी को आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं गुटबाजी में नहीं हूँ सर। नहीं, बीजेपी में भी वहाँ पे भी कई सारे अलग अलग गुट हैं, अलग अलग दावेदार हैं, बहुत सारे। हमारे साथ में मावली से हमारे रिपोर्टर हैं, भाई साहब से हमने बात की है। अभी एक सवाल निकल के आए कि मावली में भी कहीं कहीं गुटबाजी, कितने गुट मावली में? मावली में अभी कम से कम 3 से 4 गुट अभी हावी हैं वर्तमान में, जो टिकट के दावेदार लग रहे हैं। कहीं न कहीं उसमें कोई वसुंधरा गुट से भी है, तो कोई सतीश पुनिया गुट से भी थे पहले, अभी एक सीबीजोश गुट भी है। तो अलग अलग गुट बटे हुए हैं, सभी अपने अपने टिकट की मांग कर रहे हैं। देखते हैं वर्तमान में, अभी आज अमित शाह की जैसे सभा चल रही है, अब इसके बाद में कहीं न कहीं एक राजनीति का द्वंद्व चलेगा। उसके बाद में कहीं न कहीं देखने को मिलेगा कौन सा प्रत्याशी आगे आने की दौड़ में रहेगा। अभी मावली से वर्तमान में चित्तौड़गढ़ इनके पूर्वज जो थे वो मावली के थे, नौवा ग्राम पंचायत में अनोबरा गाँव वहाँ के थे। ये चित्तौड़गढ़ जाग बसे, लेकिन कहीं न कहीं ये भी एक मावली से अभी मांग कर रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है, लोगों का ये कहना है कि ये जो अभी चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इनके करीबी और इनके पड़ोसी भी माने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि ये भी प्रत्याशी है। सब प्रत्याशियों पे जाके हम बात करेंगे। ये हमारा अलग से एक अलग एपिसोड रहेगा। बहुत सारी ये अभी आने की तैयारी है। इस तरफ आप देखें, इस तरफ महिलाओं का डोम बना हुआ है, हुजूम, इधर कार्यकर्ता आते जा रहे हैं। किस तरह से नज़ारा है हमारे साथ में। मैं चाहूँगा कि आज मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे पत्रकारिता के आधार स्तंभ कह सकते हैं, और जिनसे हमने पत्रकारिता सीखी है। दैनिक भास्कर में भी संपादक रहे हैं, मैं दैनिक नवज्योति में इनके साथ काम नहीं कर पाया, लेकिन सर दैनिक नवज्योति में भी रहे हुए हैं। सर, आज आपके नज़रिए से इसके मायने देखना चाहते हैं कि अमित शाह के मेवाड़ में आने के क्या मायने? ये साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस एक्टिव हुई है, और चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से अशोक गहलोत पूरे राजस्थान में एक्टिव हुए, खासतौर से मेवाड़ में एक्टिव हुए उन्होंने। मेरे पत्रकारिता कार्यकाल में शायद मैंने नहीं देखा कि अशोक गहलोत इतनी बार बहुत कम समय में मेवाड़ में आए हैं, और कई सारी योजनाएं लेके आए हैं, कई सारी घोषणाएं लेके आए हैं साथ में, और उसको इम्प्लीमेंट किया, और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। जैसे कि अभी एक किसान महोत्सव उन्होंने किया 20,000 लोगों का। तो मेरे मायने में एक अलग से किसान सम्मेलन या युवा सम्मेलन जो है, इतनी बड़ी संख्या में मेवाड़ में कभी नहीं हुआ। तो मायने यही हैं कि जब ये फीडबैक केंद्र सरकार तक गया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक ये गया, तो उनको भी लगा कि हमें मेवाड़ में एक फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जब सरकार राजस्थान में बनती है, तो उसका उदय कहीं न कहीं से मेवाड़ से ही होता है। मेवाड़ जिसके पक्ष में होता है उसकी सरकार बनती है। ये फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के पास में भी है, और ये फीडबैक कांग्रेस के पास में भी है। ये इसी फीडबैक को देखते हुए अमित शाह का ये प्रोग्राम बनाया गया। दूसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया, जिनका एक छत्र शासन कह दे, अनुशासन कह दे, डिसिप्लिन कह दे, या उनका डर कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं पर एक तरीके से नकेल कस रखी थी। उनके सामने कोई नहीं बोलता था, वो जो कहते थे वो फैसले राजस्थान में, यहाँ मेवाड़ में और राजस्थान स्तर पर हुआ करते थे। यहाँ तक कि कई बार हमने देखा है कि अगर
कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में गया या गुलाब चंद कटारिया के विरोध में गया तो छठे सातवें दिन ही उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाती थी। तो एक बड़ा नेता जब यहाँ से आसाम का राज्यपाल बन गया तो एक वैक्यूम यहाँ पर देखा गया। इसी कारण से सीपी जोशी को पहले यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जो चित्तौड़गढ़ से सांसद है। और दूसरी पहल अमित शाह की है। ये प्रोग्राम आप देख रहे हो वो उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है। और तीसरा, चुनाव पास में ही है, इसकी तैयारी भी करनी है, इसलिए मेवाड़ से शंखनाद करने के लिए आए हैं, ये मुझे मायने यहाँ पर लगते हैं। सर, ये जो अमित शाह के यहाँ आने के बाद में कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की सभा भी यहाँ जरूर होगी, ऐसा सुगबुगाहट शुरू होगी। तो आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की सभा वापस दोबारा चुनाव से पहले यहाँ बड़ी सभा हो सकती है? नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सभाएं अवश्य हुआ करती हैं। और मेवाड़ में भी विधानसभा चुनाव से पूर्व मेवाड़ में एक सभा उनकी जरूर होगी, वो चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे उदयपुर हो। अगर वो जनजाति क्षेत्र को टारगेट करते हैं तो ये चुनाव सभा डूंगरपुर या बांसवाड़ा या प्रताप दोनों जगह पे कहीं हो सकती है। लेकिन बाकी को वो टारगेट करते हैं तो ये जनसभा नरेंद्र मोदी की उदयपुर में होगी। और अवश्य नरेंद्र मोदी एक बार राजस्थान में अगर दौरे करते हैं तो उदयपुर की सभा इनकी लगभग होती है, ऐसा मैंने पिछली बार देखा है। ऐसा सर थे प्रकाश जी शर्मा, अनुभवी पत्रकारिता के, और अभी हम जोड़ेंगे आपको और कोई नई जानकारी। शुक्रिया।